बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। यानी स्पोर्ट्स के बारे से बात करें तो वुमेन एशिया कप का कल से आगाज़ होगा और ओबियसली पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ी राइवरी है, कल मैच खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो मेन नहीं कर पाए शायद वो हमारी वुमेन टीम कर पाए और एक अच्छा मैच भी देखने को मिले। इसके अलावा खेलों से बहुत सी खबरें हैं जी। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम ज़ार भाई। वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। फॉर ज्वाइनिंग जी। जी थैंक यू फॉर अज़हर having me। भाई, क्रिकेट पे तो बात हम ओबियसली करते ही हैं, लेकिन पहले मैं स्टार्ट यूरो कप के हवाले से करना चाहूँगा। और जो एक सुपरमेसी कहनी चाहिए स्पेन की खेलों के अंदर, वो बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है। और चौथी दफ़ा टाइटल जीतना, और बड़ा लगता था कि शायद इंग्लैंड इस दफ़ा कोई डिफरेंट करके आएगा और उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, और दो दफ़ा वो कंसेक्टिव यूरो कप का फाइनल हारे। तो स्पेन की विक्ट्री को कैसे देखते देखिए, इंग्लैंड के लिए जो एक मसलसल चला आ रहा है कि बड़ा टाइटल 1966 में जीते थे वर्ल्ड कप, हैं? उसके बाद से ना यूरो कप जीते। यूरो कप तो कभी भी नहीं जीते जीते। तारीख में, वर्ल्ड कप भी सिर्फ एक दफ़ा जीते हैं। तो ये इंग्लैंड के लिए एक लम्हा फिक्री है। हालांकि जितनी ज़्यादा इंग्लिश प्रीमियर लीग देखी जाती है, शायद कोई भी लीग पूरी दुनिया में नहीं देखी ट्रू। जाती। और जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है, या जिस तरह की टीम्स की ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उस तरह की जो वो अपनी नेशनल साइड में उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से बड़ा ही डिबेट भी होती है। लेकिन स्पेन देखेंगे, शायद स्पेन की भी अच्छी जी। लीग है, लेकिन जो जितनी अच्छी लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग है, उतनी अच्छी स्पेन की लीग नहीं कंसिडर की जाती। और स्पेनिश लीग में सिर्फ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की डोमिनेंस है, लेकिन जो बाकी टीम्स हैं उस तरह से इतनी अच्छी नहीं, उसमें वो इतना ज़्यादा नहीं, उस लेवल की टीम्स नहीं जिस तरह की इंग्लैंड प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी है, या जी। चेल्सी है, या लिवरपूल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, आर्सेनल है, हम्म। जितनी फ़ैन फॉलोइंग है। उसमें मेरे ख्याल में इंग्लैंड को भी ज़रा इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, और जो स्पेन मैनेजर का ने तो वैसे रिजाइन कर दिया अपने ओहदे से, 2016 से उनके साथ थे। उन्होंने फिर भी गैरेथ साउथगेट की बड़ी सर्विसेज हैं, उन्होंने करीब तक लेके गए, दो दफ़ा जी। करीब लेके गए। लेकिन फिर भी जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है इंग्लैंड का, और जो स्टाइल ऑफ प्ले स्पेन का है, जो उनका एक तरीकाकार है फुटबॉल खेलने का, हमने देखा है जो स्पेनिश तरीकाकार है फुटबॉल खेलने का, वो हमेशा पोजेशन को प्रेफर देते हैं, टेक्निक को प्रेफर जी। करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, या जो इंग्लिश स्टाइल ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव, फुटबॉल है, हाँ। उसमें वो हमेशा पेस को फोकस करते हैं, फिजिकल स्टाइल है बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में जो इंग्लिश और शुरू एफ में ए है, डिफेंसिव भी हमने देखा, काफी खेले वो। इंग्लिश एफए है, उसको सोचना चाहिए कि हमें जो हमारे नया लॉट है, जो नया हमारा स्टाइल आ रहा है, जो जिस तरह के हमारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनमें भी हमें ये चीज़ लेके आए कि टेक्निक पे फोकस करें, पासिंग पे फोकस करें, पोजेशन पे फोकस करें। तो ये ऑल टुगेदर इन्हें अपना शायद दे नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा करेंगे जो हम बड़े टाइटल्स जीतें। जिस तरह हमारी इंग्लिश प्रीमियर लीग हमारी सक्सेसफुल, उसी तरह हमारी नेशनल साइड भी सक्सेसफुल हो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी अगर सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, जैसा स्पेन अनबीटन रहा, दूसरी साइड फुटबॉल में जो बड़ी डोमिनेट करी अंडर द कैप्टनसी ऑफ मेसी, वो अर्जेंटीना। और एक दफ़ा फिर उन्होंने कोपा अमेरिका जो ये टाइटल था वो अपने नाम किया। एक तो विक्ट्री को कैसे देखते हैं, और जब आप इतना कुछ अचीव कर चुके होते हो, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में भी हम बात करते थे कि मेसी और रोनाल्डो का कंपटीशन चलता है। मैं जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ नज़र आई कि जब इंजरी के बाद वो बाहर बैठे, और वो जिस तरह मुसलसल मैच के दौरान रोते रहे, बड़ा टाइट मैच हो रहा था, और एक जो अर्ज नज़र आ रही थी, कि हंगर नज़र आ रहा था कि मैंने अंदर जाना है, टीम को जिताना है। वो शायद अगर हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर के स्पोर्ट्स के अंदर कंपैरिजन करें तो हमें नज़र आता है कि हारने के बाद कोई मायूसी नहीं, मैच मुश्किल मराइल में चला भी जा रहा है तो वो बड़े कैजुअल बिहेव करते हैं। तो ये एक वर्ल्ड स्टार, जो दुनिया का स्पोर्ट्स का बेस्ट प्लेयर इस टाइम कहना चाहिए, वो बता रहा है आपको कि अगर गेम के साथ आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन इस तरह होगा तो फिर ही विक्ट्री मिलती है। तो आप कैसे इसको समराइज देखिए, करते हैं? अगर हम फुटबॉल को देखें पिछले 15-20 सालों में, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा ऑनर्स भी लिए हैं, इंडिविजुअल ऑनर्स भी जी। लिए हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि मेसी और रोनाल्डो है। तो मेसी और रोनाल्डो की डिबेट कि कौन इनमें से बेहतर है, उस पर बड़ी डिबेट होती रही है पिछले 15-20 साल में। फुटबॉल में इस डिबेट ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। जी। लास्ट जब कतर में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता, तो मेसी ने इस डिबेट को एक हद तक सेटल कर दिया। अब मेसी इस स्टेज ऑफ करियर पे है कि उसने जो कुछ जीतना था, कोपा अमेरिका भी पहली दफ़ा हाँ। पहले जीत चुके हैं, वर्ल्ड जी। कप जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, ला लीगा कई दफ़ा जीत चुके हैं, फ्रेंच लीग जीत चुके हैं। कोई ऐसा टाइटल नहीं जो जी, उन्होंने नहीं। अभी तक ना जीता हो। और इंडिविजुअल ऑनर्स भी वो हर तरह का जीत चुके हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं, फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं, जी। बैलन डी'ओर जीत चुके हैं जो यूफा प्लेयर ऑफ द ईयर है। तो हर तरह का इंडिविजुअल ऑनर भी और टीम ऑनर भी मेसी जीत चुके हैं। उसके बावजूद जो हंगर, जो डिज़ायर, जो पैशन उन्होंने दिखाया,
कोपा अमेरिका जीत एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। मैं समझता हूँ कि शायद ये सिर्फ मेसी को क्रेडिट नहीं जाता, फिर भी जो हैंगर उन्होंने डिज़ायर दिखाई दैट इज़ अमेजिंग। लेकिन कमिंग बैक टू हाउ अर्जेंटीना वन दिस टूर्नामेंट, कंप्लीट टीम एफर्ट। एमिलियानो मार्टिनेज जो उनके कीपर हैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला। मैकलिस्टर ने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला। लोटारो मार्टिनेज ने जो एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया वो बड़ा ज़बरदस्त। तो एक कंबाइंड टीम एफर्ट है। लेकिन किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए अगर सीखना है तो मेसी इज़ एन अमेजिंग रोल मॉडल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम बाकी खेलों की बात कर रहे हैं तो विंबलडन की भी ज़रूर बात करते हैं। टेनिस में हमने देखा कि बड़े डिफरेंट टाइम के अंदर सुपरमेसी रही। नडाल की हमने देखी, जोकोविच की देखी, और अभी जो रिसेंट टाइम के अंदर अल्काराज की बात कर रहे हैं, कार्लोस अल्काराज। ये एक ऐसा लड़का है जिसने लास्ट टाइम भी टाइटल जीता, तो वो डिफेंड कर रहा था और जितना आसानी से उसने फाइनल जीता। और ओबियसली जोकोविच जितना बड़ा नाम है उसको हराना आसान नहीं था। और बड़ा 21 साल का लड़का, वो रिजिलियंस नज़र आई, वो पैशन नज़र आया। उसकी विक्ट्री को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही अमेजिंग विक्ट्री है। आप देखें कि ना सिर्फ उन्होंने भी विंबलडन जीता है बल्कि उससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता। और फ्रेंच ओपन और विंबलडन इकट्ठे जीतना टेनिस में इसको चैनल स्लैम कहते हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि विंबलडन में फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट होता है और तरह की टेनिस वहाँ खेली जाती है। विंबलडन में ग्रास कोर्ट होता है, वहाँ और तरह की टेनिस खेली जाती है और मुख्तलिफ टेक्निक्स चाहिए होती हैं। इसने शो किया कि इनमें ना सिर्फ टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हंगर बहुत ज़्यादा है इनमें, इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी सिर्फ 21 साल के हैं। और जोकोविच जो हैं विंबलडन के, इनको हालिया दौर में जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं उसमें इनको मास्टर कंसिडर किया जाता है, एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। 7 दफ़ा विंबलडन जीत चुके हैं और सिर्फ रॉजर फेडरर ही हैं जो 8 दफ़ा उनसे ज़्यादा जीत चुके हैं। तो जोकोविच को विंबलडन में इतना इजीली डोमिनेट करके हराना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, जोकोविच अभी 37 साल के हो गए और अपने करियर के ट्वाइलाइट पे हैं, तो जो अभी एक डिक्लाइनिंग फेज में चले, फिर भी मैं समझता हूँ अल्काराज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। और ये स्पोर्ट्स के लिए जब नया कोई बच्चा आके या नया यंगस्टर आके इस तरह की विक्ट्री लेता है तो ऑब्वियसली फैंस भी उस पर बड़ा वो एक्साइटेड होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम क्रिकेट की तरफ आप दोबारा आते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक ही स्पोर्ट के ऊपर बात करता है। हमने वुमेन की बात की, कल से एशिया कप होने जा रहा है और इसी तरह शाहीन का दौरा भी होने जा रहा है। साहबजादा फरहान पे बड़ा एम्फसाइज किया गया, पहले यही बात की जा रही थी शायद रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों में इनको कंसिडर किया जाएगा, बट रेड बॉल की हद तक साहबजादा फरहान को कैप्टनसी दी गई और हमने देखा कि वाइट बॉल के लिए मोहम्मद हारिस को दोबारा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर इससे पीछे चले जाएँ तो रोहेल नज़ीर को रखा गया काफ़ी टाइम, अब वो कई सर्किट में हमें नज़र नहीं आते। अब मोहम्मद हारिस को आप कैसे देखते हैं? आल्दो कि इन्होंने लास्ट टाइम एक विक्ट्री भी अच्छी दिलवाई थी, बट इनकी अपनी परफॉर्मेंस कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही। टैलेंट इज़ देयर, बट एग्जीक्यूशन के पार्ट पे, चाहे शाहीन के पार्ट पे बात करते हैं या पाकिस्तानी टीम में बात करते हैं, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा हमने देखा कि PSL में भी इनकी कोई ख़ास कुछ स्पार्कलिंग किस्म की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। तो हारिस को एज ए फ्यूचर कैसे देखते हो और ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से? रिजवान के स्ट्राइक रेट की या बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं, तो ऐसे लड़के का परफॉर्म करना और तेज़ परफॉर्म करना जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हारिस को मौके तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह के एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब नए नए इंटरनेशनल सीन पे आए थे, हमने देखा था 2022 के वर्ल्ड कप में इन्होंने साउथ अफ्रीका की एक मुश्किल बॉलिंग को बहुत इजीली इन्होंने हिट आउट ऑफ द ग्राउंड किया था और उस तरह का एक ऐसा स्टार्ट दिया था जिसमें एक हम मस्ट विन मैच हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, न्यूजीलैंड वाला मैच सेमीफाइनल में भी। सेमीफाइनल तो उन्होंने पोटेंशियल तो है, लेकिन मसला ये है कि रेगुलर बेसिस पे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गेम को इम्प्रूव करेंगे, बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, उस तरह के इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान ने हालांकि उन्हें कई मौके दिए, कई सीरीज़ में, कई टूर्नामेंट्स में चांसेस दिए, लेकिन उसको ग्रैस्प नहीं कर सके। तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि शाहीन एक वाइट बॉल की कैप्टनसी उन्हें दी जा रही है। हालांकि वो एशिया कप भी पिछली दफ़ा उन्होंने जिताया था, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो उनके टेक्निकली, जो टेम्परामेंटली उनसे वीकनेसेस हुई, असल हारिस का जो मुझे लगता है कि इशू टेम्परामेंट का है। उनके पास शॉट्स हैं, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ टीम टेक ऑन करते हैं ऑपोजिशन को, उनके में पोटेंशियल है, लेकिन जो एक टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है एक बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए और टेक्निक पे भी उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन तो इस हवाले से उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो उनकी वीकनेसेस हैं, क्योंकि शाहीन में इतना प्रेशर नहीं होता जितना पाकिस्तान के लिए खेलते वक्त होता है, उस पर वो मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, शाहीन के अगर स्क्वाड की अगर बात करें तो हमने देखा कि उन्होंने सीनियर प्लेयर को भी रखा है, यंगस्टर को भी रखा है, और हमने अक्सर देखा अभी उमर अमीन जो 2010 में जिनका डेब्यू हुआ था अजहर अली के साथ, वो भी खेल रहे हैं। फिर फर्दर अगर हम देखें तो मैं स्क्वाड दोनों देख रहा था, टेस्ट का भी और वाइट बॉल का भी, 4 रोज़ा जो क्रिकेट होनी है। अब सारे लड़कों को, साम हाउ धानी को भी दोबारा रखा गया, उस्मान खान को भी इवन रख लिया गया।
एक मोहम्मद अली प्लेयर मुझे नज़र नहीं आया, जिसने हमने बात की कि अगर हम फास्ट बॉलिंग में कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बहुत बात की गई थी कि अगर आपका पीएसएल सबसे बड़ा ब्रांड है, कमोडिटी है, आपने उसी से पिक एंड चूज़ करना है। आपने उसामा मीर को भी नहीं रखा था, आपने मोहम्मद अली को भी नहीं रखा। तो अब क्या ऐसे लड़कों को अगर आप शाहीन में भी रख के ट्रेन आउट नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको लेके नहीं चलेंगे, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो लड़का परफॉर्म करेगा? तो मोहम्मद अली को नहीं रखा गया, तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी पीएसएल में और डोमेस्टिक में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी सीज़न, तो उन्हें डेफिनेटली मौका देना चाहिए था। और उनमें पोटेंशियल है कि वो जिस तरह स्विंग करते हैं और उनके जो बेसिक्स हैं बॉलिंग के वो ठीक हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को आपके पास एज अ बैकअप ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं रिसेंटली कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो अगर कोई इस तरह का लड़का है जिसमें पोटेंशियल है, इसने पीएसएल में भी दिखाया, डोमेस्टिक में भी दिखाया, तो उसको मौका देना चाहिए था। और ये ओबियसली अगर आप लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ लड़के सीखते हैं, और आप शाहीन के दौरे जितने, मेरा तो मानना ये है कि पैरेलल ये रुकने नहीं चाहिए। पहले अगर हम एक पाकिस्तान ए का नाम देते थे इनको, अब पाकिस्तान शाहीन का देते हैं, तो ये आपके वही लड़के 12 के 12 कई दफ़ा हम, मुझे याद पड़ता है, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये सारे के सारे मेन टीम को भी रिप्लेस कर सकते थे। और अगर आप एक 37-36 ईयर के लड़के को चांस दे रहे हैं, रादर दैन मेरा ख्याल है कि उसने अगर परफॉर्म कर देता है तो क्या आप उसको टीम में लेके आएंगे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। यंगस्टर को ज़्यादा चांस देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव करे और सीनियर टीम में लेके आए। अच्छा, थोड़ा कमिंग बैक टू द गेम, पाकिस्तानी टीम के हवाले से काफ़ी डिस्कशन, और हमने देखा कि लास्ट को वीक 10 डेज से सर्जरी की जो बात की गई वो होना शुरू हो गई है। वहाब रियाज, और हमने देखा कि जो मैनेजर मंसूर राना थे उनको भी हटा दिया गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो अब्दुल रज़ाक को भी हटा दिया गया। इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या ये नहीं सारे मामले के जो आपके नज़र में कल्प्रिट थे जिनकी वजह से ये सारी आई, या आपके अलावा आप समझते हैं कि कोई डिफरेंट और लोग, प्लेयर भी जो ग्राउंड में खेल रहे थे वो भी रिस्पॉन्सिबल है? इसका जी जवाब लेते हैं हम एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। ब्रेक से पहले क्वेश्चन किया था जी कि पाकिस्तानी टीम में जो सर्जरी हो रही है, क्या ये जस्टिफाइड है, और क्या जिन 2-3 लोगों को नाम नॉमिनेट किया गया कि ये इसमें जिम्मेदार थे, क्या यही है या इसके अलावा भी रिस्पॉन्सिबल है? जी ज़ाहिर भाई, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी इसमें राय इरफान भाई ये है कि आपका सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल से। जब आप कामयाब हो रहे होते हो, टीम को सक्सेस मिल रही होती है, तब ये सारी चीज़ें पसे पर्दा चली जाती हैं। लेकिन जब एक आप बैड रन ऑफ फॉर्म से गुजर रहे होते हो, जिस तरह का हमारा वर्ल्ड कप गुजरा है, तो एक टेंडेंसी है हमारे मुल्क में, हमारे क्रिकेट इवन स्पोर्ट्स में, कि हम कोई ढूंढते हैं, सेक्रीफिशियल लैम्स ढूंढते हैं, हम ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनको हम ब्लेम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकें। तो आई थिंक इससे कोई कोई खातिर ख्वाह चेंजेस मैं तो नहीं तवक्को कर रहा कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इनको जो निकाला है। असल चीज़ ये है कि हमने अपना सिस्टम ठीक करना है, हमने एक ऐसा मैकेनिज़्म इन प्लेस रखना है कि कोई भी आए, कोई भी सिलेक्शन कमेटी में आए, कोई भी इंडिविजुअल्स आए, हमारी टीम फ्लरिश करे। जो अच्छी चीज़ है, जिसको हम समझते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि अच्छे इक़दाम लिए जा रहे हैं, कि वो चेयरमैन ने बड़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया है कि जो डोमेस्टिक सिस्टम है या जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसी का जो प्रोडक्ट होता है, जो आपके प्लेइंग 11 होते हैं या आपका स्क्वाड होता है या कैप्टन होता है, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जो पॉलिसीज़ डिवाइस की जा रही हैं कि जी डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन हमारे इंटरनेशनल स्टार्स के लिए मैंडेटरी होगी, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमने अपने डोमेस्टिक सिस्टम को, स्ट्रक्चर को एम्पावर करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है उसमें, और ये खिलाड़ी खेलेंगे। और ऐसी पॉलिसीज़ हमने लेके आनी है, जिस तरह बात की जा रही है कि तीनों फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा, T20 का भी होगा, 4 डे भी होगा, और लिमिटेड ओवर्स या लिस्टेज जिसको हम कहते हैं 42 से, उसका भी टूर्नामेंट होगा। तो उस हवाले से, और वो ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें डोमेस्टिक खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होगी। ये एक अच्छे इकदाम हैं, इसको हमें इनकरेज करना चाहिए, इसको इंडोर्स करना चाहिए। और रही बात सिलेक्शन कमेटी की, हमने ये मॉडल देख लिया कि जिसमें हमारे एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी थी जिसका कोई चेयर नहीं था, जिसका कोई हेड नहीं था। तो अब शायद हमें इस मॉडल की तरफ जाना चाहिए कि जिसमें हम किसी बंदे को कमेटी ज़रूर बनाएं, क्योंकि कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। कोई एक बंदा अकेला फ़ैसला नहीं ले सकता, हर बंदे के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक बंदे को फिर भी उसका हेड देना चाहिए। इसमें ज़ाहिर भाई 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले अगर जिस तरह हमने बात की कि क्या यही 2-3 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, अब उसमें अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज दोनों ने कहा कि लॉट टू से, बट हम अपने आप को रजिस्ट करेंगे, बात ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि हम अगर 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी और 1-2 बंदों का इतना इन्फ्लुएंस था, बाकी का क्यों नहीं था, और आप उनको क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे? खैर, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरे पार्ट पे अगर देखा जाए तो इनकी जगह पे गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी आ चुके हैं, और हमने देखा कि
मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पे अभी तक ट्रस्ट किया गया और वो पार्ट हैं सिलेक्शन कमेटी का। अब अभी भी हेड, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, अभी भी कोई हेड नहीं है, अभी कोई अनाउंस नहीं किया गया। और कोई भी सिलेक्शन कमेटी पास में प्रेसिडेंट हमें मिलता है कि कभी ऐसा होता नहीं है कि आपका कोई भी सर्टन कमेटी काम कर रही है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसका कोई हेड ना हो। किसी ना किसी ने तो रिस्पॉन्सिबल होना ना, आप किसी को तो ठहरा सकते हैं कि ये फाइनल डिसीजन आपका था। तो अब आप ये जो कोचेस को दो रोल दिए गए हैं, एक तो उनको सिलेक्शन के अंदर बहुत पावर दी गई है, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो ग्रुपिंग के हवाले से जो मीटिंग की लास्ट 2-3 दिन पहले चेयरमैन साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी बंदा इसमें नज़र आता है कि ज़रा सा भी इन्वॉल्व है तो आप एक्शन ले सकते हैं, आपको फ्री हैंड है, मेरे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द टूर भी ये फैसला ले सकते हैं। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या इतनी अथॉरिटी देना ठीक है, और अगर ठीक है तो ये क्या फ़ायदेमंद होगी चीज़? देखिए, ये बिल्कुल एक अच्छा ये लिया गया है। इन दोनों को सिलेक्शन कमेटी में मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें एक इतनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दे रहे हैं, जिस तरह गैरी कर्स्टन को हमने वाइट बॉल कोच बनाया और गिल्स्पी को हमने रेड बॉल कोच बनाया, तो ये एक उनके अंदर उनको अथॉरिटी भी होनी चाहिए। उनके पास, अगर हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से डोमेस्टिक में से कोई लड़का उनको समझते हैं कि वो कोई अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम के लिए, और उसमें पोटेंशियल है या टेक्निक है या टेम्परामेंट है या अच्छा परफॉर्म करे डोमेस्टिक में, तो उनको इस हवाले से पावर करना ज़रूरी है, और ये अच्छी चीज़ ली गई। और दूसरी बात ये भी है कि एक टेंडेंसी देखी जाती है, एक जो बात की जाती है हमारे में कि जो लोकल कोचेज़ होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एलिमेंट आ जाता है बाइसनेस का या प्रेजुडिसनेस का। लेकिन वो मसला ये है कि वो हम उनको किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन लोकल, जब आप किसी एक इलाके में रहते हो या किसी शहर में रहते हो, मुल्क में रहते हो, तो आपकी डेफिनेटली कोई लोगों से तल्लुकात बन जाते हैं। तो उस हवाले से कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को निकालना भी चाहो अपनी थिंकिंग से, इसको निकालना भी चाहो, उसको साइड पे रख के अपने फैसले लेने चाहो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको माइंड में वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। जबकि जो फॉरेन कोच होता है, मतलब मैं ये कहना चाहूँ, चाहे वो जितना मर्जी वेल इंटेंशनड हो, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इलाके में रहते हो, किसी जगह पे रहते हो, किसी लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, तो उनका जो इनपुट होता है वो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग को इंटरेक्ट कर देता है, चाहे वो वेल इंटेंशन भी हो, तो कोई हम इस तरह नहीं कहते। जबकि जो फॉरेन कोच होता है वो इन चीज़ों से उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ आया है, एक प्रोफेशनल है, अपनी जॉब करने के लिए आया है इधर, जब तक उसकी जॉब इधर इधर इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा मैं, ये बहुत बात हो रही है कि दो चीज़ें हैं। एक तरह हमने कोचेस के रोल पे बात कर ली, सिलेक्शन कमेटी पे बात कर ली, मैनेजर के रोल के ऊपर बात कर ली कि जो इंसिडेंट हमारे सामने मीडिया पे आए कि वर्ल्ड कप, एशिया कप और अभी इस वर्ल्ड कप में आए तो मैनेजर्स ने एक्शन नहीं लिया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके जो लड़के 11 ग्राउंड में थे, अभी तक उनके हवाले से कोई डिबेट नहीं की गई, और अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, पीसीबी ने भी इसको श्योर नहीं किया और कोई मीडिया पे भी खबर नहीं आई कि चेयरमैन ने अभी तक बाबर आजम से मीटिंग नहीं की। और अब इसको हम दोनों तरफ ले सकते हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं शायद सेफ़ है, कुछ ये कहते हैं कि ना मिलने का मतलब ये है कि नाराज़गी है और वो उन पर भी नाराज़ हैं। सिर्फ ये चीज़ आई है कि कंसर्न शो किया जा रहा है, रिजर्वेशन शो की जा रही है कि एनओसी नहीं दिए जाएंगे, और अभी कुछ प्लेयर्स को नहीं दिए गए। जैसे नसीम शाह की बात करेंगे तो उन्होंने 100 का नहीं मिला उनको, और इसी तरह बाबर आजम और रिजवान ने G20 खेलने जाना था कनाडा, उनको भी अभी तक नहीं मिला। तो आपके ख्याल में ये जो प्लेइंग 11 जो लड़के 15 का स्क्वाड, चले हम 11 के एम्बिट को बड़ा कर लेते हैं, 15 के स्क्वाड पे बात कर लेते हैं, इनसे अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। ओबियसली कैप्टन की, कोच की, मैनेजर की रिपोर्ट तो चेयरमैन साहब के पास आ की होंगी। आपके ख्याल में अब आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आई तो क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि पूरी आवाम उन प्लेयर के हवाले से भी जानना चाहती है, कैप्टन के हवाले से जानना चाहती है कि ये किस हद तक रिस्पॉन्सिबल थे, इवेंचुअली तो उन्होंने जाके परफॉर्म करना था। देखिए, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं उनसे भी कोई ना कहीं थोड़ा बहुत कंसल्टेशन में उनको भी लेके आना चाहिए, लेकिन आई थिंक एक सीरीज़ चल रही है, एक अपने हिसाब से वो चल रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं, कि एक्स प्लेयर से कंसल्टेशन की गई, फिर जो कोचेज़ हैं उनसे कंसल्टेशन की गई, तो उनसे भी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। लेकिन देन अगेन ये वो खिलाड़ी हैं जिन पे कई सवालात हैं, लोगों से, लोग जानना चाहते हैं, लोगों को बड़ी इस टाइम लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, लोगों की उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। तो अभी हमने आगे चलना है, हमने देखना है कि आगे क्या क्या हमारे सामने सीरीज़ आ रही हैं, उस हिसाब से हमने डिसीजन लेना है। जिस तरह बाबर की कैप्टनसी के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है कि वो स्टिक करेंगे कि नहीं, अभी तक कोई इस पर हमें क्लैरिटी ऑफ डिसीजन नहीं आया, और अभी हमारा वाइट बॉल कोई सीरीज़ है भी नहीं करीब। तो इस हवाले से आपको एटलीस्ट एक दफ़ा बुला के तमाम खिलाड़ियों से
एक डीब्रीफिंग ही बेशक आप लें, उनसे पूछें कि क्या क्या ऐसा है कि आप समझते हैं क्या क्या बेहतर हो सकता था, क्या क्या हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, तो उनका एक दफ़ा इनपुट तो लेना चाहिए। बिल्कुल। और ओबियसली मेरा ख्याल है कि जब तक आप प्लेयर से बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे, इवन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उनसे रिजल्ट के वाले से भी बात कर सकते हैं कि टीम ने आप पे ट्रस्ट किया, मैनेजमेंट ने आप पे ट्रस्ट किया, तो आपने वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन है जी, और पूरा मीडिया, अभी टाइम तो बहुत है चैंपियन ट्रॉफी में, बट एक ही डिस्कशन हो रही है, भारत आएगा नहीं आएगा। और ये अब आजकल आप देख रहे हैं कि उनके जर्नलिस्ट भी, उनका मीडिया भी, उनके न्यूज़पेपर भी इसी पे बात कर रहे हैं, और हमारे भी यही बात कर रहे हैं। जब एशिया कप के बाद पाकिस्तान, जब हाइब्रिड मॉडल को सेप्ट किया गया एशिया कप में, तो वर्ल्ड कप के लिहाज से पाकिस्तान ने शुरू में कहा कि हम नहीं जाएंगे, फिर हमने कहा जाएंगे। आईसीसी का डेलीगेशन भी आता है पाकिस्तान, और हमें यही कहा जाता है कि जी वर्ल्ड कप और एशिया कप का बार्टर होगा। एशिया कप का तो चलो नहीं हो सका, अब वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी का बार्टर होगा। तो अब जब ये पॉइंट आ चुका है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था जब हम यूएसए में थे, तो उनके जर्नलिस्ट ने कहा कि जी आइस काफ़ी मेल्ट हो चुकी है और इंडिया आएगा पाकिस्तान, क्योंकि रीज़न ये है कि चैंपियन ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आता तो 1 साल बाद फिर 2 साल, यानी कि अभी से 2 साल के बाद बात करें तो फिर वर्ल्ड कप है T20, और अगेन पाकिस्तान ने उधर ट्रैवल करना और सेम ग्रुप के अंदर है। तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि भारत आएगा, और अगर नहीं आता लेट्स अज्यूम, तो कितना ये क्रिकेट को डेंट करेगी चीज़? कि जो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है वो क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मैच पाकिस्तान इंडिया का देखा जाता है, सबसे ज़्यादा कोई भी टूर्नामेंट हो आईसीसी का, उसमें पहले से ही टिकट्स बुक हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा इवन आई बॉल्स टीवी पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच में होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान आए। और लेकिन देन अगेन मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं भी आते तो जिस तरह का आईसीसी ने पाकिस्तान को कन्विंस किया था, कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप इंडिया ज़रूर जाएं वर्ल्ड कप के लिए, इसी तरह आईसीसी को इंडिया पे भी दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलें, और वो बहुत लुक फॉरवर्ड मैच होगा। और ये बात हम जो करते हैं ना, प्लेयर कोई गेम से बड़ा नहीं है, इसी तरह कोई स्पोर्ट्स भी गेम से बड़ी नहीं है, और मेरा ख्याल है ये चीज़ों का सबको रियलाइज़ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़ार भाई। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जी खेल तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।